हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल असीरियस ईरी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, जेके पीएससी वहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, जेके एसएसबी की बात करें तो वो भी वहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। एंड अगर हम अकाउंट असिस्टेंट की बात करें जो कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाला है जिसका, वो भी वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो हम बात करने जाएंगे आज किसकी, पंचायती राज की, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ था, और जिसको टाइटल दिया गया था द पंचायत्स। ठीक है। तो इस टॉपिक में या इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ पंचायती राज। उसके बाद हम कवर करेंगे बैकग्राउंड एंड एवोल्यूशन, यानी कि पंचायती राज से पहले कौन से प्रोग्राम्स चल रहे थे और उनके फेलियर हुआ या क्या हुआ जिसकी वजह से पंचायती राज की आने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। देन हम कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पंचायती राज का मीनिंग। इट इज़ द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या हुआ, यानी गांव के एरिया में लोकल लोगों की चुनी गई सरकार। ठीक है। यानी लोकल लोगों को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना, इसको क्या बोलते हैं, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो सबसे ग्रास रूट लेवल है, यानी कि लोकल लेवल, गांव का लेवल, उसमें लोगों को डेमोक्रेसी से जोड़ना, डिसीजन मेकिंग से जोड़ना। ठीक है। इसको बोला गया है पंचायती राज। अगर हम बात करें गवर्नमेंट जो है इंडिया में, वो बहुत सारे लेवल्स में मिलती है, और पर्टिकुलरली बात की जाए तो 3 लेवल्स पे। सबसे टॉप लेवल पे है हमारा यूनियन गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी की सरकार जो है। देन अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट मिलती है स्टेट लेवल पे। ठीक है। जो कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल पंजाब की बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार है। देन अगर लोकल लेवल की बात की जाए, ठीक है, वहाँ पे मिलती है हमको लोकल गवर्नमेंट। अगर उसमें भी जो कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ पे हमको म्यूनसिपैलिटी दिखने को मिलती है। अगर हम जो है गांव की बात करें तो वहाँ हमको पंचायत देखने को मिलती है, और हमको कवर करना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ पंचायत। अगर हम पंचायत की बात करें तो उसमें सबसे टॉप लेवल पे आएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। देन उसके बाद ब्लॉक लेवल पे होती है हमारी इंटरमीडिएट पंचायत। एंड देन ग्रास रूट लेवल पे होती है, यानी कि बेसिक जो लेवल है उस पे होती है हमारी विलेज पंचायत। ठीक है। देन अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट की, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, जो कि 7th शेड्यूल है। ठीक है। 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैंशनड है हमारा लोकल गवर्नमेंट, जो कि बताता है स्टेट लिस्ट का ये एक टॉपिक है। यानी स्टेट लिस्ट में हमारे मैंशनड है लोकल गवर्नमेंट, जो कि 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। देन हम बात करेंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये जो इस्टेब्लिश होता है ये बाय द जो एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश होता है, यानी कि जो स्टेट है वही कानून बना सकता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेके। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे जो है कानून कौन कौन बना सकता है। ऑप्शन दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और भी काफ़ी सारे। तो इसका आंसर रहेगा हमेशा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे जो है क्या बनाती है, कानून बनाती है, या उसके पास अथॉरिटी है बनाने की, बिकॉज ये स्टेट लिस्ट में मैंशनड है इस वजह से। ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा इंडिया। अब इस पार्ट की बात करें तो ये हमारा JNK है, जो कि माउंटेनियस रीजन है। ये वाला जो राजस्थान और गुजरात वाला ये डेजर्ट रीजन है। ये हमारा कोस्टल रीजन आ गया, गोवा और मुंबई वाला ये भी कोस्टल रीजन आ गया। उसके बाद ये हमारा फिर से माउंटेनियस रीजन आ गया, ये प्लेन्स आ गए। ठीक है। अब आप देख सकते हो जोग्राफिकली अगर देखा जाए कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में। ठीक है। अगर हम सिमिलरली बात करें सोसाइटी के वे में, तो आपको पता है यहाँ पे कितने सारे डिफरेंट कल्चर हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो है हमारा कश्मीर है मुस्लिम डोमिनेटेड है एरिया है। ठीक है। जम्मू जो है हिंदू डोमिनेटेड है, एंड लद्दाख में काफ़ी सारे बुद्धिस्ट पाए जाते हैं या मिलते हैं। ठीक है। तो अगर उसमें भी हम डिटेल में जाएं तो कश्मीरी बोली जाती है कश्मीर में,
ठीक है। जम्मू में डोगरी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है और लद्दाखी बोली जाती है लद्दाख में। वैसे ही और भी स्टेट्स का यही सेम हाल है, ठीक है। यानी बहुत सारी डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो आप खुद सोचो, क्या एक पावर, ठीक है, सेंटर इस पूरे के लिए जो है सेम कानून बना सकती है? कानून इन द सेंस कि अगर वो कोई भी डिसीजन लेती है तो वो एक प्रैक्टिकल वे में पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज जो नीड्स जम्मू एंड कश्मीर की होंगी वो नीड्स जो हैं राजस्थान की नहीं होंगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्नोफॉल होता है जम्मू कश्मीर में, तो राजस्थान में बिल्कुल बारिश नहीं होती है। तो दोनों की डिमांड्स अलग अलग हैं, जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है हमको, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर को जो है डिवाइड करना पड़ता है वेरियस पार्ट्स में। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दी हैं, आगे स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को दी हैं, यानी कि पंचायत को कुछ पावर दी हैं। इस वजह से पंचायत की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो पंचायती राज जो डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बैकग्राउंड एंड एवोल्यूशन की, तो पर्टिकुलरली इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम बलवंत राय मेहता कमेटी पढ़ेंगे, देन अशोक मेहता कमेटी पढ़ेंगे, देन GVK राव कमेटी एंड लास्ट इज़ LM सिंघवी कमेटी। अब अगर हम बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करें तो ये कमेटी जो है इस्टेब्लिश हुई थी 1957 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बलवंत राय मेहता जी, ठीक है। अब इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि डिसीजन मेकिंग जो है उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, ठीक है। यानी ग्रास रूट लेवल तक जो है डिसीजन मेकिंग को पहुंचाना चाहिए, ताकि एक गांव का बंदा भी पार्ट ले सके डिसीजन मेकिंग में। जो भी सरकार डिसीजन ले रही है उसमें एक गांव के बंदे का भी जो है से हो, ठीक है, यानी उसकी भी जो है चले। और उसके बाद बोला गया कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, इलेक्टेड बॉडी जो है वो बनानी चाहिए इस चीज़ को जो है कार्यान्वित करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए, जिसको बोला जाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रिकमेंडेशंस की, तो फर्स्ट रिकमेंडेशन देता है जो बलवंत राय मेहता कमेटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, सबसे बेसिक लेवल पे रहेगी ग्राम पंचायत यानी विलेज लेवल पे, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे रहेगी हमारी पंचायत समिति, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगी ज़िला परिषद। उसके बाद सेकंड रिकमेंडेशन क्या देता है, जो इसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे इन तीनों के, तो ग्राम पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, पंचायत समिति के और ज़िला परिषद के क्या होंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। ये आप चार्ट की मदद से देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ PRI इन इंडिया, ठीक है। इसमें क्या दिखा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा ज़िला परिषद है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति है, एंड विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन की बात करें तो उसमें बोला गया है जो चेयरमैन ऑफ जो ज़िला परिषद है वो कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चंस में। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वो है पंचायत समिति जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी और ज़िला परिषद जो है एक सुपरवाइजरी बॉडी होगी, यानी कि जो प्लान्स बनाए जाएंगे डेवलपमेंट को लेके उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा, पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे है, एंड ज़िला परिषद क्या करेगा, ये जो पंचायत समिति ने जो भी काम किए होंगे उनको सुपरवाइज़ करेगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा हो, ईजी है बहुत। अब कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट पहली थी जिसने इम्प्लीमेंट किया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो आप आंसर करेंगे राजस्थान। एंड अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो वो है नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वॉज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज ऑन अक्टूबर 2 1959, यानी कि नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का वो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट था, या राजस्थान जो है सबसे पहली स्टेट थी जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था, उसके सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद जो है आंध्रा ने इम्प्लीमेंट किया था, इसने भी 1959 में ही इम्प्लीमेंट किया था। अब देखो हुआ क्या, सारी स्टेट्स ने शुरू कर दिया इम्प्लीमेंट करना आस्ता आस्ता, बट एक यूनिटी नहीं थी, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी इनके फॉलोइंग में। यानी कि कुछ स्टेट्स जो हैं जैसे राजस्थान ने अडॉप्ट किया 3 टायर सिस्टम, तमिलनाडु ने अडॉप्ट किया 2 टियर सिस्टम, एंड वेस्ट बंगाल ने 4 टियर सिस्टम किया अडॉप्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सभी ने जो है अलग अलग सिस्टम अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, और लेटर ऑन जाके क्या होता है इनका जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते इतने, ठीक है। जिसकी वजह से हम देखेंगे नेक्स्ट कमेटी जो हैं वो बनेंगी और वो अपनी रिकमेंडेशंस देंगी। अब कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमिलनाडु ने कौन सा सिस्टम जो है अडॉप्ट किया था,
और आंसर रहेगा 2 टियर सिस्टम। वैसे ही वेस्ट बंगाल का भी पूछा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट कमेटी आती है वो है अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, ये कमेटी जो है ये बनी थी 1978 में, और इसने कितनी रिकमेंडेशन दी थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 132 रिकमेंडेशन दी थी। किसके लिए? रिवाइवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, ताकि जो फेल हो चुका था पंचायती राज उसको फिर से रिवाइव करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। इसकी रिकमेंडेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहली दी है वो है कि एक 2 टियर सिस्टम होना चाहिए। पहले बलवंत राय मेहता ने कहा था 3 टियर, बट अशोक मेहता ने कहा कि 2 टियर एक सिस्टम होना चाहिए, जिसमें ज़िला परिषद जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, और मंडल पंचायत जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो नीचे लेवल होगा उस पर काम करेगी। ठीक है, अब जो मंडल पंचायत है ये क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ विलेजेस से बनेगी जिसकी पॉपुलेशन होगी 15 से 20 हज़ार। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट जो है रिकमेंडेशन दी है वो ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल ऑफ इलेक्शन, यानी कि इसमें बोला गया सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी कि अगर बात करें कांग्रेस, बीजेपी, इन सब को जो है पार्टिसिपेट करना है पंचायत लेवल के जो भी इलेक्शंस होते हैं उनमें, ताकि लोगों का जो है इंटरेस्ट जाग सके, वो जो है पार्टिसिपेशन करें किसमें? इलेक्शंस में, जो लोकल लेवल पे यानी जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, बिल्कुल गांव के लोग, वो भी अपना डिसीजन मेकिंग में पार्ट लें। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन दी वो क्या दी कि न्याय पंचायत जो है उसको एक सेपरेट बॉडी बनाया जाए। न्याय पंचायत क्या हो गया? जैसे कि जुडिशरी कोर्ट्स हो गई, तो गांव में भी आपको पता है कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं, तो वो कोई छोटे मोटे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए एक न्याय पंचायत बनाई जाए, जो कि हमारी जो अगर बात करें ज़िला परिषद, पंचायत समिति और जो विलेज पंचायत है उनसे सेपरेट होगी, ये अलग से एक बॉडी होगी। देन फोर्थ रिकमेंडेशन है बहुत इंपॉर्टेंट कि रिजर्वेशन ऑफ एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन जो है रखी जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। ठीक है, अब होता क्या है इसके बाद, जो जनता पार्टी है उसने जो उसके अंडर ये रिकमेंडेशन दी जाती हैं, बट जनता पार्टी जो है गिर जाती है सरकार, तो इन रिकमेंडेशंस पे कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है। जिसके बाद आती है हमारी GV के राव कमेटी। ये कमेटी जो आती है ये आती है 1985 में, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि इसको अपॉइंट किसने किया? दैट इज़ प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट किया। बिकॉज और सारी जो कमेटी हैं वो गवर्नमेंट्स के अंडर अपॉइंट हुई हैं, बट ये एक ऐसी कमेटी है जो कि जिसको अपॉइंट किया प्लानिंग कमीशन ने 1985 में। ठीक है, ये कमेटी जो है इसने क्या कंक्लूजन दिया? इसने कंक्लूजन दिया कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटाइज हो गया है। ब्यूरोक्रेटाइज मतलब ब्यूरोक्रेसी का बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस हो चुका है इसमें, जिसकी वजह से जो है डेवलपमेंट प्रोसेस हो नहीं पा रहे, बहुत स्लो हो चुके हैं, रेड टेपिज्म आ चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सिस्टम जो है बहुत वीक हो चुका है। ठीक है, ना इस कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी, जैसे कि अगर हम बात करें, इसने सबसे पहले रिकमेंडेशन की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की एक पोस्ट जो है वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा कहाँ का? ज़िला परिषद का। ठीक है, आई होप इजी है समझना आपके लिए, बहुत इजी वे में आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझाया जा सके, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बुलेट्स में, जो कि एग्ज़ाम में स्ट्रेट अवे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है उसने बोली थी कि रेगुलर इलेक्शन होनी चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। ऐसा नहीं कि 1 साल हो रही है, बीच में 3 साल नहीं हो, फिर 5 साल बाद हो रही है, 6 साल बाद हो रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक रेगुलर इलेक्शंस होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आती है फाइनल एक कमेटी आती है LM सिंघवी कमेटी, जो कि 1986 में आती है अंडर राजीव गांधी गवर्नमेंट। ये अपने रिकमेंडेशंस देती है कुछ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसने रिकमेंडेशन दी दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या किया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए, यानी कि उसका एक फ्रेमवर्क, एक खाका तैयार हो जो कि सबको मानना पड़े। और लेटर ऑन हम देखेंगे उसमें कुछ वॉलेंट्री और कंपलसरी प्रोविजंस अंडर जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डाले जाते हैं, यानी कुछ कंपलसरी प्रोविजंस है जो कि स्टेट को मानने ही मानने हैं, और कुछ वॉलेंट्री हैं जो स्टेट की मर्ज़ी है वो अपने तरीके से कर सकती है। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन आई वो क्या आई? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्याय पंचायत फॉर क्लस्टर विलेजेस। क्लस्टर क्या हो? ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए न्याय पंचायत बनाई जाए। न्याय पंचायत आपको पहले भी बताया क्या है? एक टाइप की कोर्ट है, ठीक है, जो कि गांव के इलाके में बनेगी।
थर्ड रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला गया है कि एक जुडिशल ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए हर एक स्टेट में, जो कि रिलेटेड होगा किन से मैटर से, कौन से मैटर से, फंक्शनिंग ऑफ पीआरआई से। अब बात की जाए ट्रिब्यूनल क्या चीज़ है। देखो, ट्रिब्यूनल जो है कोर्ट की तरह ही है ऑलमोस्ट, बट एक ट्रिब्यूनल जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है। फॉर एग्जांपल NGT सबको पता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि सिर्फ इन्वायरमेंट पे ही सुनवाई करेगा, इन्वायरमेंट के जो इश्यूज़ होंगे उन पे ही बात करेगा, उन पे ही डिसीजंस देगा, ठीक है। बट कोर्ट जो है वो किसी भी चीज़ पे दे सकता है। तो ट्रिब्यूनल जो है किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जुडिशल ट्रिब्यूनल बनाना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग को देखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।